नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के वीडियो में हम दोस्तों ठोस अवस्था में आगे के कॉन्सेप्ट के विषय में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों इसके पार्ट 1 यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो वीडियो में जाकर दोस्तों पार्ट 1 देख लीजिए, जिससे आपको समझने में आसानी होगी। और ध्यान से देखिएगा दोस्तों, जो बच्चे केमिस्ट्री में बहुत ही कमज़ोर है, यदि ध्यान देंगे तो वे आगे बढ़ सकते हैं दोस्तों। तो चलते अपने कॉन्सेप्ट की तरफ। आपका कॉन्सेप्ट आगे है कि क्रिस्टल निकाय के प्रकार। आगे आप लोगों को बता ही दिया था। आगे इसका कॉन्सेप्ट है क्रिस्टल निकाय के प्रकार, जो आपके दोस्तों 7 प्रकार के होते हैं। ठीक, तो ध्यान से देखिएगा, यह 1 नंबर में पूछा जाता है। तो पहला आपका है घनीय। क्या है? पहला घनीय है दोस्तों। इसमें जो कोर की लंबाई होती है वह आपस में क्या होते हैं दोस्तों? बराबर होते हैं। आपस में बराबर होते हैं। और इसमें जो कोर होता है दोस्तों, अल्फा, बीटा, गामा, यह आपका होता है 90 अंश का होता है। ठीक है। आपका दूसरा है दोस्तों द्वितीय समलंबाच। क्या है? द्वितीय समलंबाच है दोस्तों। इसमें क्या होता है? ध्यान दीजिएगा, इसमें जो ए और बी आपस में बराबर होते हैं, लेकिन सी क्या होता है? बराबर नहीं होता है। ठीक। और जो इसमें कोर होते हैं अल्फा, बीटा, गामा, इनका मान, तीनों का मान दोस्तों आपका 90 अंश होता है। ठीक है। उसके बाद आपका है तीसरा आपका है विषम लंबाच। क्या है? विषम लंबाच है दोस्तों। इसमें क्या होता है कि कोर की लंबाई आपस में क्या होते हैं? बराबर नहीं होते हैं, लेकिन जो इसके कोर होते हैं दोस्तों अल्फा, बीटा और गामा, यह आपके दोस्तों 90 अंश के होते हैं। ठीक है। चौथा आपका देखिए क्या है दोस्तों? चौथा आपका है एक तनाछ। क्या है? एक तनाछ। इसमें क्या होता है कि इसमें भी कोर की लंबाई आपस में क्या होते हैं? बराबर नहीं होते हैं। और इसमें दोस्तों जो कोर होते हैं अल्फा बराबर बीटा जो होता है वह 90 अंश होता है, लेकिन जो गामा होता है दोस्तों वह 90 अंश के बराबर नहीं होता है। ठीक है। आपका पांचवा है दोस्तों। क्या है आपका पांचवा? त्रितनच्छात। क्या है? त्रितनच्छात। इसमें क्या होता है कि इसके कोर की लंबाई आपस में बराबर नहीं होते हैं, और इसमें जो कोर होते हैं दोस्तों इनका मान भी बराबर नहीं होता है, अल्फा, बीटा, गामा। ठीक। उसके बाद आपका छठा है त्रिय समतनाच। क्या है? त्रिय समतनाच। इसमें क्या होता है कि ए और बी आपस में क्या होते हैं? बी सी कोर की लंबाई आपके बराबर होते हैं, लेकिन अल्फा, बीटा, गामा, इन तीनों का मान दोस्तों आपका 90 अंश नहीं होता है। आगे देखिए, उसके बाद आपका सातवां आपका है षष्ठकोणीय। क्या है दोस्तों? षष्ठकोणीय। इसमें क्या होता है कि जो ए बी आपस में बराबर होते हैं, लेकिन सी बराबर नहीं होता है। और इसमें जो कोण होते हैं दोस्तों अल्फा, बीटा का मान 90 अंश होता है, लेकिन जो गामा का मान होता है दोस्तों वह कितना होता है? 120 अंश का होता है। ठीक है। तो आशा है कि आपको यह समझ में आ गया होगा। समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें दोस्तों, जिससे रिस्पांस बढ़े और आपको अच्छे से अच्छे कंटेंट प्रोवाइड कर सके। तो आगे के कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं दोस्तों। आगे आपका कॉन्सेप्ट देखिए क्या है।
अगला आपका कॉन्सेप्ट है दोस्तों घनीय क्रिस्टल के एकक कोशिका। क्या है? घनीय क्रिस्टल की एकक कोशिका। यह जो आपके घनी क्रिस्टल की जो एकक कोशिका होती है वह आपका 3 प्रकार का होता है। ठीक है, पहला देखिए आपका क्या है, सरल घनीय यूनिट सेल। क्या है? सरल घनी यूनिट सेल। इसमें आपका क्या होता है कि इस प्रकार के यूनिट सेल में केवल कोनों में जालक बिंदु होता है जिनकी जो संख्या होती है दोस्तों 8 होती है, और इस प्रकार की यूनिट सेल ठोस ऑक्सीजन तथा P0 क्रिस्टलों में दोस्तों पाई जाती है। तो ध्यान से चित्र देखिएगा दोस्तों, इसमें आपके कितनी संख्या है, जालक बिंदु 8 है। ठीक है, आपका दूसरा है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, दूसरा है आपका दोस्तों काय केंद्रीय घनीय यूनिट। क्या है? काय केंद्रीय घनी यूनिट सेल है दोस्तों। इसमें भी आपके 8 जालक बिंदु होते हैं तथा एक जालक बिंदु यूनिट सेल के केंद्र पर उपस्थित होता है दोस्तों। जैसे Fe हो गया, Cr हो गया, टंगस्टन हो गया, इन धातुओं के क्रिस्टलों में क्या होता है, यह यूनिट सेल पाई जाती है। यह देखिए दोस्तों, इसमें क्या है कि 8 जालक बिंदु है और एक जालक बिंदु क्या है दोस्तों, केंद्र में उपस्थित है। ठीक है, इसका तीसरा देखते हैं। तीसरा आपका है फलक केंद्रीय घनी यूनिट सेल। इस यूनिट सेल में भी दोस्तों 8 जालक बिंदु होते हैं जिनके कोनों पर दोस्तों प्रत्येक फलक पर भी एक एक करके 6 जालक बिंदु होते हैं दोस्तों। इस प्रकार की यूनिट सेल में दोस्तों आपका Ag हो गया, Cu हो गया, Au हो गया आदि में पाया जाता है दोस्तों यह जालक। इसके बाद देखिएगा कि हम दोस्तों यूनिट सेल में परमाणुओं की संख्या ज्ञात करना कैसे ज्ञात करते हैं, पॉइंट वाइज समझते हैं हम लोग। तो इसका पहला पॉइंट क्या है कि यूनिट सेल के केंद्र में उपस्थित परमाणु जो होते हैं दोस्तों पूर्ण रूप से उसी यूनिट सेल का होता है। इसका दूसरा पॉइंट यह है कि जो यूनिट सेल के फलक पर, यूनिट सेल के जो फलक पर होता है स्थित परमाणु 2 यूनिट सेलों के मध्य जो होता है दोस्तों साझा करता है। साझा करता है तो अतः परमाणु का जो आधा भाग होता है मतलब 1/2 भाग जो होता है उस यूनिट सेल का होता है दोस्तों। ठीक है, इसके बाद इसका तीसरा पॉइंट यह है कि यूनिट सेल के प्रत्येक कोनों पर स्थित परमाणु 8 यूनिट सेलों के मध्य साझा होता है। अतः प्रत्येक कोनों पर क्या होता है दोस्तों, परमाणु का 1/8 भाग उस यूनिट सेल का ही होता है। ठीक है, इसके बाद ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आगे चलते हैं कॉन्सेप्ट की ओर। अगला आपका कॉन्सेप्ट है दोस्तों कि सरल घनी यूनिट सेल। सरल घनी यूनिट सेल में हमें क्या करना है, परमाणुओं की संख्या ज्ञात करना है। तो यह चित्र देखिएगा दोस्तों, चित्र ध्यान दीजिएगा, यही आपका है सरल घनी यूनिट सेल। इसमें भी क्या होता है, घन के 8 कोनों पर दोस्तों होते हैं कितने, 8 परमाणु होते हैं। ठीक है, तथा प्रत्येक का योगदान कितना होता है, 1/8 होता है। तो प्रति यूनिट सेल में यदि परमाणुओं की हम संख्या निकालें तो 8 कोने और इसका प्रति योगदान 1/8 है, तो 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, तो कितने इसमें कण बच जाएंगे, 1 कण होंगे दोस्तों। ठीक है, उसके बाद ध्यान दीजिएगा, दूसरा आपका है काय केंद्रीय घनीय यूनिट सेल। क्या है, काय केंद्रीय घनी यूनिट सेल। इसमें देखिए क्या होता है कि इसमें घन के 8 कोनों पर 8 परमाणु होते हैं। कितने, 8 परमाणु होते हैं, जिनका प्रति यूनिट सेल योगदान जो होता है दोस्तों वह 8 गुणे 1/8 होता है। कितना, 8 गुणे 1/8 का मतलब ये हो जाएगा दोस्तों 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसके बाद हम दोस्तों निकालेंगे तथा घन के केंद्र पर
सबसे पहले हम निकालेंगे कि 8 कोनों पर 8 परमाणु होते हैं जिनका प्रति यूनिट सेल निकालेंगे, योगदान निकालेंगे। उसके बाद घन के केंद्र पर एक परमाणु कर जिसका योगदान कितना होगा दोस्तों, 1 होगा। अतः प्रति यूनिट सेल में परमाणु की संख्या कितनी हो जाएगी, 1 + 1 बराबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद देखिए दोस्तों, और ये एक बात है कि और कमेंट में बता दीजिएगा, वीडियो लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। ठीक है। आगे तीसरा इसका पॉइंट है कि फलक केंद्रीय यूनिट सेल। इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें घन के 8 कोनों पर 8 परमाणु होते हैं जिनका यदि हम प्रति यूनिट सेल का योगदान निकाले तो 8 × 1/8, 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तथा दोस्तों प्रत्येक फलक पर क्या होता है, स्थित परमाणु कण 2 यूनिट सेलों द्वारा साझा होते हैं, क्योंकि फलकों की जो संख्या होती है दोस्तों 6 होती है और जिनका प्रति यूनिट सेल का योगदान कितना होता है, 6 × 1/2। तो 2 से कटेगा 6 तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो यदि हम इसमें दोस्तों प्रति यूनिट सेल में परमाणुओं की संख्या निकाले तो कितना होगा दोस्तों, कुल आपका 1 + 3 कितना हो जाएगा, 4। ठीक है। तो आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। आगे के कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं। अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं दोस्तों। आगे आपका है क्रिस्टल दोष। यह दोस्तों परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है दोस्तों, तो ध्यान दीजिएगा। क्रिस्टल दोष क्या होता है कि जब आदर्श क्रिस्टल अवयव कण जैसे आपके अणु हो गए दोस्तों, परमाणु हो गए और आपके आयन हो गए दोस्तों, इनकी जो नियमित ज्यामिति होती है अवस्था में होते हैं दोस्तों। इन जो होते हैं वह नियमित ज्यामिति अवस्था में होते हैं, परंतु जब इस व्यवस्था में क्या होता है दोस्तों, जब इस व्यवस्था में परिवर्तन होता है तो क्रिस्टल में क्या होता है कि दोष उत्पन्न हो जाता है, जिसे हम नाम दे देते हैं क्रिस्टल दोष। क्रिस्टल दोष भी आपके दोस्तों 2 प्रकार के होते हैं। पहला आपका होता है रेखीय दोष। क्या होता है पहला, रेखीय दोष। रेखीय दोष क्या होता है कि जब जालक बिंदुओं की पूर्व पंक्तियों में, पंक्तियां रेखा से कह सकते हैं, जब जालक बिंदुओं की पूर्व पंक्तियों में की व्यवस्था में अनियमित तथा विचलन के कारण जो दोष दोस्तों उत्पन्न होता है उसे हम दोस्तों रेखीय दोष कहलाते हैं। ठीक है। बिंदु दोष क्या होता है कि जब किसी क्रिस्टलीय पदार्थ में एक बिंदु या परमाणु के चारों ओर व्यवस्था में अनियमितता या विचलन के कारण जो दोष उत्पन्न होता है दोस्तों उसे हम बिंदु दोष कहते हैं। बिंदु दोष आपके दोस्तों निम्न प्रकार के होते हैं। ठीक है। पहला इसका है रस समीकरण दोष। ठीक है। दूसरा है अरस समीकरण दोष। तीसरा है अशुद्धि दोष। ठीक है। तो सबसे पहले हम दोस्तों रस समीकरण दोष पढ़ते हैं, जो यह दोस्तों परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो क्या होता है, ध्यान दीजिएगा कि वे दोष जिनमें यौगिक में उपस्थित धन आयनों एवं ऋण आयनों का अनुपात, जो धन आयन होता है और ऋण आयन का जो अनुपात होता है वह क्या होता है दोस्तों, उस यौगिक के अणुसूत्र के क्या होता है, अनुरूप होता है। उस यौगिक के अणुसूत्र के अनुरूप होता है, जिसे हम कहते हैं दोस्तों रस समीकरणीय दोष। ठीक है। तो यह आपके जो दोष होते हैं दोस्तों आपके 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। तो ध्यान दीजिएगा वे कौन कौन से हैं। तो पहला आपका क्या है, शॉटकी दोष। पहला क्या है, शॉटकी दोष। इसमें क्या होता है कि इस प्रकार के दोष में क्या होता है, समान संख्या में धन आयन तथा ऋण आयन अनुपस्थित होते हैं दोस्तों, जिसमें क्रिस्टल का घनत्व कम हो जाता है परंतु उदासीनता बनी रहती है। जैसे इसमें आपका NaCl KCl हो गया। इसमें क्या होता है कि धन आयन ऋण आयन क्या होता है, अनुपस्थित होते हैं। चित्र आप बना सकते हैं दोस्तों।
आगे बढ़ते हैं इसके दूसरे पॉइंट। दूसरा क्या है आपका? दूसरा आपका है फ्रैक्कल दोष। क्या है? फ्रैक्कल दोष भी कभी कभी एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों पूछता है। तो फ्रैक्कल दोष क्या होता है, ध्यान दीजिएगा कि इस प्रकार के दोष में क्या होता है, कोई आयन अपने जालक बिंदु से विस्थापित होकर अंतराकाशीय स्थान में चले जाते हैं दोस्तों। किस में जाते हैं? अंतराकाशीय स्थान में। इस स्थिति में क्या होता है कि क्रिस्टल का घनत्व जो होता है वह परिवर्तित नहीं होता, परंतु जो इसकी विद्युत चालकता होती है वह बढ़ जाती है। एग्जाम्पल में आप देखते हैं तो फ्रैंकल दोष का एग्जाम्पल है आपका AgCl है, AgBr है और आपके ZnS है। ठीक है, तो ऐसा आपका फ्रैंकल दोष है। और इसका चित्र देखिए दोस्तों, चित्र बना लीजिएगा। ठीक है, और यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें दोस्तों, अपने दोस्तों में शेयर करें, उन्हें भी बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों, जिससे आपके नए वीडियो के नोटिफिकेशन भी प्राप्त होते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।